उनके द्वारा एक कविताओं का संग्रह, एक बुक लिखी गई है, पुस्तक है। इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 दिन पूर्व किया गया था और उसी कार्यक्रम में मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ भी इस बाबत चर्चा हो जाए, परिचर्चा हो जाए। एक मैम अपनी बातों को जो वहाँ चूँकि बुक का इनॉग्रेशन मैं सीएम साहब के द्वारा हुआ, लेकिन आप लोगों के साथ जो 1 to 1 होना चाहिए था वो नहीं पाया। एक छोटी सी मुलाकात हो जाए आप लोगों के साथ औपचारिक तरीके से, और मैम भी अपनी बातें रखें, आपका भी प्रश्न यहाँ पर आए। वो कार्यक्रम मैम ने बोला था, तो यहाँ पर एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैम अपना परिचय तो आप खुद ही देने ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद एक एक करके परिचय दें और उसके बाद मैम जो है इस अपने बुक के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय देंगे या उसके बाद इनका जो भी प्रश्न रहेगा वो आमंत्रित रहेगा। उसके बाद हम सब सलपा से आमंत्रित सबसे महत्वपूर्ण। आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार, प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। मोहन नगर दुर्ग मेरा ननिहाल है और ब्राह्मणपारा रायपुर मेरा तनिहाल है। मैं बिल्कुल आप सब में से एक हूँ, छत्तीसगढ़ी में अच्छी बोल लेती हूँ। तो ये मेरा प्रयास है, ये मेरी पहली किताब है जिसके बारे में हम आज बात करने आए हैं, जिसके कारण हम आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं। और ये 62 कविताओं का संग्रह है, जिसको मैंने कभी भी दुनिया के लिए नहीं लिखा था, लिखा अपनी औलाद के लिए। लेकिन अब मैं इसको डेडिकेट कर रही हूँ हर उस शख्स को जो अपनी प्रोजेनीज को, जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को एक बेहतर परवरिश देने की इच्छा रखते हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि लिखा मैंने अपनी बिटिया के लिए है, तो इसमें आई होप कि आप सबको ऐसा कुछ ज़रूर मिलेगा जो आप अपनी संतान को भी सिखाकर खुशी की अनुभूति करेंगे। इसका कारण क्या था लिखने का, वो बताएं। सबसे पर्याप्त समय में उनके पास सबसे फेवरेट पोयम है आपका, वो सुनाइए। पूरी बातें आप इनका प्रश्न आएगा। पहले ना आप अपना बता दो मैडम, फिर क्या है ना, सामने वाले ऑटो या थोड़ा सामने लोग देखने दो। ठीक है, तो क्लास 8 तक की मेरी शिक्षा यही थी, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों कामकाजी थे और पिता BHU से MD मेडिसिन है। मेरी माँ इस राज्य की प्रथम महिला डीलिट है। मुझे गर्व की अनुभूति होती है कहते हुए कि ML पांडे जी, जिन्होंने गांधी जी को रिसीव किया था जब वो दौरे पर मध्य प्रदेश के आए थे, ML पांडे, मोहन लाल पांडे, जो हिंदू हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे रायपुर में, वो मेरे दादा के बड़े भाई थे। तो हमारे घर में पढ़ाई लिखाई को लेकर हमेशा से रुझान रहा, उसका आशीर्वाद हमें मिला, हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं, होते रहे हैं, ऐसी भवानी से प्रार्थना रहेगी। मेरे पिता जब 76 में सेलेक्ट हुए, 1976 में BHU के लिए, तो वो कहते हैं कि उस ज़माने में 3 लड़कों का चयन हुआ था MP से, बिकॉज हम उस समय मध्य प्रदेश थे। उनका नाम है डॉक्टर राजशेखर पांडे, मेरे फादर। मम्मी है डॉक्टर ज्योति पांडे और हम 2 बहनें हैं। छोटी बहन का रहना US में होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD हैं। छोटी है मुझसे 1.5 साल, बट यस, एजुकेशन वाइज वेरी ब्यूटीफुल। 8 के बाद हम मसूरी चले गए, क्योंकि मम्मी का चयन लबासना में हुआ। और आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, अपनी अंतरात्मा से कह रही हूँ, एंड आई होप यहाँ पे कोमल हैं, बाकी जो महिलाएं हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स, वाइफ्स हैं, वो इस बात से सहमत होंगी कि जब एक बच्चे को अपने पिता की तरफ से खाना पीना, कपड़ा लत्ता, शोहरत मिलती है, तो वो एक कॉमन फीलिंग है, वो हम सब ने एक्सपीरियंस की होगी। लेकिन अगर उतनी ही या उससे ज़्यादा आपको आपकी माँ के मेहनत के कारण मिले, तो वो बहुत बड़ी रेयरिटी होती है। रेयरिटी माने जो हमेशा नहीं होती, वो विलक्षण चीज़ है जब एक औरत आगे बढ़ करके, खड़ी हो करके अपने काम को और अपने कार्यशैली के बूते अपने नाम को आगे बढ़ाती है। मेरा ये मानना है कि हर उस पिता को, हर उस भाई को, हर उस बॉयफ्रेंड को, हर उस प्राध्यापक को, हर उस आदमी को जो उस बच्ची के या उस औरत के इकोसिस्टम को सहज, सुंदर और सेफ बनाता है, उन सबको मैं मन से प्रणाम करती हूँ।
क्योंकि हमें गर्व है ऐसे आदमियों पे, ऐसे पुरुषों पे जो सिक्योर हैं। जो सिक्योर होगा वही आपकी उड़ान में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और सबसे सुंदर चीज़ जो हुई मम्मी के मसूरी लबासना जाने के बाद, वो यूपीएससी के थ्रू उनका चयन होकर वो गई थी, वो ये हुई कि मैं अक्सर अपने स्पाउस को, अपने बिलवड को, अपने पार्टनर को, शलभ को कहती हूँ कि अगर तुम 4 साल पहले आईपीएस बनते ना, तुम्हारी सास तुम्हारी गुरु होती। तो ये भी मेरे लिए एक विलक्षण उपलब्धि की बात है। मैंने मेंस 2 बार लिखा, मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन अफसोस नहीं है इसलिए क्योंकि मैं वहाँ 8 साल रही, जहाँ यूपीएससी क्वालिफाई करके आप आईएएस आईपीएस बन के 3 महीने के लिए जाते हैं। तो वो ईश्वर का आशीर्वाद ही रहा। एंड मुझे याद है 10th के बाद मेरा स्कूल जो मसूरी में था, वो उसमें 11th और 12th की कक्षाएं नहीं थी। तो माँ ने मेरा पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर वाइनबर्ग आइलैंड नामक एक और स्कूल है, वहाँ एडमिशन कराया। एंड मेरे पिता का मुझे फ़ोन आया, जो उस समय एचओडी फार्माकोलॉजी मणिपाल यूनिवर्सिटी, आप लोग जानते होंगे, कर्नाटका में पदस्थ थे। सो ही कॉल्ड एंड ही टोल्ड मी, बेटा व्हाट इज इट दैट आई सी? आई नो दैट माई डॉटर लव्स लिटरेचर। माँ ने जो किया छोड़ो, पैक करो अपने बैग्स को, मेरी बेटी दिल्ली जाके लिटरेचर पढ़ेगी। और ये वो बात कह रहा था जो खुद एमडी मेडिसिन बीएचयू का टॉपर है। अक्सर होता तो ये है ना कि जो हम होते हैं, हम वही के लिए अपने बच्चे को ढकेलने की कोशिश करते हैं कि मैं ये हूँ तो तुम भी यही करना। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पिता ऑर्डिनरी फादर नहीं हैं। आप सब जानते हैं, आप सब छत्तीसगढ़िया हैं, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, हम आत्मा से छत्तीसगढ़िया हैं, हम सबसे बढ़िया भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ कमियां हैं हमारे अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मसूरी के बाद 11th 12th की पढ़ाई के लिए जब मैं दिल्ली गई, मेरे पिता के कारण, उसका क्रेडिट मेरी माँ का या मेरा अपना नहीं है। अगर वो नहीं बोलते तो शायद मैंने बायोलॉजी पढ़ ली होती, डॉक्टर बन गई होती उनकी तरह। जब मैं दिल्ली गई और मैंने ह्यूमैनिटीज़ में मेरा एक्सपर्टीज़, मेरा स्पेशलाइजेशन ह्यूमैनिटीज़, जैसे हम यहाँ पे आर्ट्स को हीन भावना से देखते हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, आप अगर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, मैक्सिमम लोगों के बैकग्राउंड जो होंगे वो आर्ट्स के हैं। जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ही शानदार इंसान, उनको मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगी, आशीष येचुरी, सीताराम येचुरी के जो बेटे थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। सेंट स्टीवेंस में वो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, विलक्षण माता पिता की औलाद थे। दोनों के माता पिता में जब अलगाव हो गया तो बिटरनेस, नफरत की अपेक्षा, उन्होंने ये कहा कि जब वो साथ में रह के लड़ झगड़ रहे थे और मैं उस घर में खुश नहीं था, तो उससे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि माँ अपने घर में अलग खुश, पिता अपने घर में अलग खुश, अब मेरे पास 2 हैप्पी घर हैं। इस बात को समझने के लिए भी संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। मेरे कहने का खासकर इस बात को, आशीष की मौत कोविड-19 से हुई थी, आशीष येचुरी की, इसको उठाने का प्राइमरी कारण ये है कि जब हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं तो जैसे औलाद के रूप में हम उनके लिए अच्छा चाहते हैं, वैसे ही अगर माता पिता अपने बच्चे को बैसाखी बनाने के लिए पैदा नहीं करते अपने स्वार्थ के कारण, या तो आप स्वार्थी हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि तो बेटा है, इसको बढ़िया बढ़िया संदार खवाबे, काबर के दार खवाबे ना, बेटा कल बड़ा हो गया हम उनके बैसाखी बनी, काबर एकरे से ती बनाओ बेटा ला कि बैसाखी बनाबो। कितनी गलत बात है, सोचिए। जहाँ मेंटालिटी में पहले ही स्वार्थ वाली भावना आ जाएगी तो फिर क्या हम उस बच्चे को बेस्ट दे पाएंगे? और शायद यही कारण है कि इसीलिए हम बेटियों को दाल नहीं खवाते, उनको दहेज देके रफा दफा कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हम सब अपनी कमजोरियों के स्वयं मारे हैं। मुझमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जो आप मुझे बताइएगा। मैं सविनय निवेदन करती हूँ आपसे, ये मेरा पहला नन्हा सा प्रयास है। छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से, हो सकता है किसी ने लिखा हो, पर मेरे ख्याल से अंग्रेजी में किसी ने लिखा नहीं, छत्तीसगढ़िया जो हो। तो ये जो मेरा प्रयास है, आई गिफ्ट यू अ रेनबो, ये 62 कविताओं का संग्रह है और ये पितृसत्ता को धराशायी करने की एक नन्ही सी लेकिन संवेदनशील चेष्टा है, जो आप सबके गुडविल से ही मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगी। इसका आशय ये है कि किसी प्रकार के स्टीरियोटाइप को हम अपने लेवल पे बढ़ावा ना दें। स्टीरियोटाइपिंग वो भी होती है कि औरत है तो छुई मुई होनी चाहिए, सुंदर है तो बाल लंबे होंगे, गोरी होगी, शेपली होगी, तो वो ब्यूटी के पैमाने हैं, किसने तय किए? कोई औरत इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए ये पैमाने डाल करके, वो क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसे, व्हाट दैट मूवी दुल्हन वही जो पिया मन भाए, व्हाट इज दिस? ये भी मिसोजिनी माने नारी से नफरत करने वाली सोच का अंश है।
छोटी थी तो दिल तो पागल है देख के बड़ा मजा आया था, अब उसी बात पे बहुत शर्म आती है कि बताओ। हाँ, कुछ कुछ होता है। व्हाट आर वी टॉकिंग? हम कहीं ना कहीं अगर जवाबदारी अपनी महसूस नहीं करते, अगर हमको भान नहीं है, आपके पास पावर है, आप प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, मेरे पास मेरी कलम का नन्हा सा पावर है, किसी के पास बंदूक का पावर होगा, किसी के पास कुछ और का पावर होगा, तो वो पावर तो हमको यूज़ करना है, अब्यूज़ करना है, मिसयूज़ करना है, कि किसी अपने को सशक्त करने के लिए, सबल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। वो तो हम अपने अपने परिवेश, पर्यावरण और सोच के तहत ही निर्धारित कर सकते हैं। तो इस कविता के संग्रह को लिखने का मेजर कारण ये था कि भले हम ना भी रहे, मेरे दादा ने जो किताब लिखी थी गांधी जी पे, उनसे मिलने के बाद उसका नाम था गांधी एब्स्ट्रैक्शंस, मोहनलाल पांडे जी की किताब है। उसके बाद मेरे पिता भी ऑथर हैं, मेरे पिता मेडिकल साइंसेस में, बिकॉज ही इज MD मेडिसिन, तो उनकी किताबें जो हैं वो फार्माकोलॉजी में चलती हैं। मेडिसिन मेकिंग के साइंस को फार्माकोलॉजी से जोड़ा जा सकता है समझने के लिए। और माँ की किताबें जो पब्लिश हुई वो थी, बिकॉज वो डीलिट हैं हिंदी में, इस राज्य की प्रथम महिला डीलिट हैं, तो उनकी किताबें एकेडमिक रही। मेरे पिता की मेडिकल साइंसेस से जुड़ी रही, मेरी इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं। और इसमें आपको मेरे मिरांडा से होने की झलक दिखेगी, क्योंकि मिरांडा हाउस जाने के पहले मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि हमें किसी पैमाने पे फिट बैठने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं बड़े होते होते लगता था कि हाँ, यू नो, ब्यूटीफुल गर्ल नीड्स अ नाइस लॉन्ग हेयर, बट वो सब धारणाएं भी त्रुटिपूर्ण हैं। वो तब समझ में आने लगा जब हम मिरांडा हाउस गए, जब वहाँ के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिभा जॉली ने ये कहा कि जब तुम गिरोगी ना तो किसी आदमी का मुंह नहीं ताकना, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, तुम्हें ताकने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद को सशक्त और सक्षम बनाओ, एक दूसरे का हाथ उठाने वाली लड़कियां बनना। कभी दूसरी को पुल डाउन करके तुम ऊंचा नहीं उठती, और कभी किसी व्यक्ति विशेष पे निर्भर होने की धृष्टता, बेवकूफ़ी मत करना। तो मैं उस संस्थान से आती हूँ जहाँ पे शीला दीक्षित, मीरा नायर, मीरा कुमार, नंदिता दास, मल्लिका शेरावत मैडम भी हैं, सब कोई हैं। द पॉइंट इज कि जब हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं तो हम बौने होने से बच जाते हैं। उसी की समझ को अपने अंदर गहराई से आसीत किए हुए मुझे ये लगा कि मैं अपनी बिटिया को एक ऐसा तोहफा दूं जो अगर मैं कल को ना भी रहूं, देखिए हम कोई ऐसा तो है नहीं कि हम अमर अजर हैं, हम में से कोई भी नहीं है, तो मुझे लगा ऐसा कुछ छोड़ के जाया जाए जो जब भी मेरी औलाद पढ़े, अगर आपकी भी औलाद पढ़े, तो हमारे बच्चों को कभी उस शब्द को लेके दिग्भ्रमित ना होना पड़े। तो ये इसका आशय था। और अब मैं आपको, देखिए छत्तीसगढ़ी में मैंने लिखा है, अगली किताब शायद जो मैं पब्लिश करूँगी वो छत्तीसगढ़ी या हिंदी में होगी। छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं को मैं समझ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, और इंग्लिश मेरा स्पेशलाइजेशन है। लेकिन मैंने ट्रांसलिटरेशन किया है। ट्रांसलेशन माने अनुवाद, आप सब जानते हैं। ट्रांसलिटरेशन माने भावानुवाद। तो भावानुवाद मुझे वो बहुत पावरफुल लगा। तो इसके पहले कि मैं आपको अपनी कविताएं सुनाऊं, मैं आपको एक ट्रांसलिटरेशन का ना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आप मुझे बताएंगे अगर मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे अक्सर मेरे पिता कहते हैं धीरे बोलो, धीरे बोलो। तो क्या ये स्पीड ठीक है कि मुझे थोड़ा धीरे बोलना चाहिए? ठीक है ना उर्वस भाई साहब? ठीक है। अंग्रेजी में चलने के पहले हम एक ट्रांसलिटरेशन सुनेंगे, और ट्रांसलिटरेशन के बाद अगर आप कहेंगे तो मैं आपको छत्तीसगढ़ी में अपनी की हुई एक आध रचना सुना सकती हूँ। लिजेल म्यूलर एक बहुत फेमस पोएट हैं। उनकी कविता का शीर्षक है द लाफ्टर ऑफ विमेन। लेडीज प्लीज पे अटेंशन। औरतों की हंसी आग लगा देती है अन्याय के गलियारों में, नेस्त नाबूद कर देती है झूठे दस्तावेज, जन्म देती है एक खूबसूरत श्वेत हल्केपन को, चरमरा देती है संसद की नींव को और धक्का मार के खोल देती है खिड़कियों को, ताकि बुद्धिहीन वक्तव्य दफा हो जाए बाहर। औरतों की हंसी धुंध मिटा देती है पुरानों की आंखों पर लगे चश्मों से, उन्हें संक्रमित करती है एक खुशनुमा बुखार से, और वो हंसते हैं मानो वो फिर से जवां हो गए। कैदी जिन्हें भूमिगत कोठरी में रखा गया है,
वो सोचते हैं कि उन्हें दिन का उजियारा दिख गया जब वो याद करते हैं औरतों की हंसी। ये दौड़ती हैं उस पानी को काटते हुए जो भेद करता है, और मेल मिलाप कराती हैं दो अभिन्न किनारों का, ऐसे जैसे धधकती हुई ज्वाला आपस में एक दूसरे को इशारा करे। क्या भाषा है ये औरतों की हंसी, महत्वाकांक्षी और ध्वंस करने वाली। कानून और धर्म ग्रंथ के बहुत पहले हमने औरतों की हंसी सुनी और जाना आजादी क्या है। सो दिस इज लिज़ेल म्यूलर। मेरे मन में एक ख्याल है, एक आइडिया है जो मैं शलभ से डिस्कस कर रही थी। मैं दो बातों को लेकर थोड़ा डाउट में थी, असमंजस था मेरे मन में, जो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। आई होप आप लोगों के बीच बैठकर मैं आपसे कुछ सीख कर जाऊँ, कुछ समझ कर जाऊँ, और आपके इनपुट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि ओरिजिनल वर्क पे हम फोकस करेंगे, छत्तीसगढ़ी में चाहे हिंदी में। मैं उनको कह रही थी ओरिजिनल तो है ही हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी 365 कविताएं इस किताब के संकलित होने के पहले। ये किताब दिल्ली से पब्लिश हुई है। दिल्ली से मेरा गहरा नाता है, स्कूल है, कॉलेज है, और मैं अपनी माँ को अक्सर मजाक में कहती हूँ कि जितनी तुम माँ हो ना, उतना ही मिरांडा भी माँ है। तो दिल्ली से गहन लगाव है। उसका कारण हमारे शिक्षक होंगे। ईश्वर की कृपा से जिन्होंने हमको अंग्रेजी पढ़ाई, वो लोग खुद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे। और मेरा ये मानना है, या तो मैं खुद ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाऊँ, और अगर नहीं जा पाते हम, तो कम से कम उनसे सीखें और पढ़ें जो वहाँ गए हैं। जो हमसे बेहतर है, मैं उनकी बातों को सुन करके समझने की ईमानदारी से अपनी चेष्टा करना चाहती हूँ। तो शलभ मुझे कह रहे थे कि ट्रांसलिटरेशन की बजाय, क्योंकि अभी हमारी नेसेंट शुरुआत है, अगर भावानुवाद, अनुवाद तो ट्रांसलेशन होता, ट्रांसलिटरेशन मैंने आपको सुनाया अभी लिज़ेल म्यूलर की कविता द लाफ्टर ऑफ विमेन। तो वो मुझे कह रहे थे कि ट्रांसलिटरेशन हम बाद में सोच सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलिटरेशन तो आगे की बात होगी, पहले अपना एक बेस बनाते हैं। हालांकि मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, लेकिन 2016 में शादी करके ही वापस आई, लौट के बुद्धू घर को आए भाई साहब। तो आने का ऐसा कुछ था नहीं। जब इनको कार्डर अलॉट नहीं हुआ था, तब हमारी बात चल रही थी, और मैंने कहा था कि देखो, ह्यूमैनिटीज़ की मैंने पढ़ाई की है, और बाय गॉड जो भी पढ़ाई की थी, तो मैं भगवान से कहती थी कि मुझे इतना सशक्त और सक्षम बनाना, इतना काबिल बनाना कि जैसे पढ़ा है कि क्या क्या काम शादियों में, ब्याहों में नहीं होना चाहिए। अगर जातिवादी होती तो सिन्हा साहब पति नहीं होते, और अगर दहेजवादी होते तो वो मेरे पति बन ही नहीं सकते थे। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने शादी की उनके बैच में, या हर जगह आप जानते हैं, एक पनवाड़ी को भी ये उम्मीद होती है कि अरे पनवाड़ी है तो क्या हुआ, लड़का है ना, इनफ क्वालिफिकेशन, एक तो बाइक होना ही चाहिए। इस तरीके की मानसिकता हमारी है। और कहीं ना कहीं हम जब बच्चियों को अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बेटों को अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हम उसी मानसिकता को प्रेषित कर रहे हैं जिसका हम खंडन करने की निरंतर चेष्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी ज़रूरी है, जब हम डिसाइड करें कि हमने जो जिया, जैसा जिया, जो किया, वो एक अलग बात है। हर व्यक्ति का मुझे लगता है एक पर्सनल दायित्व होता है कि जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ, मैं अपना बेहतर स्पेसिमेन छोड़ के जाऊँ, ना कि बदतर स्पेसिमेन। तो आई होप हमारी जो संतान है, मैं संतान बार बार कहना चाहती हूँ बिटिया की जगह, उसका कारण ये है क्योंकि वो बेटा होती तो भी यही लिखती है, बेटी है तो भी मैंने यही लिखा है। और रेनबो खासकर इस शब्द का महत्व है, बिकॉज रेनबो में देखिए हर प्रकार के रंग हैं, बहुत डार्क, अपसेटिंग, हैप्पी, लाइट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूज, जो ज़िंदगी हमको बिना मांगे हमारी तरफ फेंक फेंक कर हमको देती है। हम कहीं पे सीखते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम बहुत विचलित होते हैं, कई बार लगता है कि दुनिया ध्वस्त हो गई, कई बार व्यक्ति आपको लगता है कि आपका हितैषी है पर वो आपके विरुद्ध काम कर रहा है अपनी मानसिकता से। तो आई होप कि इसका जो इंटेंट है उसको मैं आपको एम्पली क्लियरली बता पाई हूँ। प्लीज़ आप मुझे कभी भी रोक करके कुछ पूछना चाहें, कुछ इनपुट्स देना चाहें तो मुझे बताएं, बिकॉज मैं सुनूंगी ज़रूर। अब मुझे ये बताइए कि शुड आई टॉक अबाउट माई, क्या मैं इस संग्रह से कविताएं पढ़ूं या फिर मैं एक हिंदी का या छत्तीसगढ़ी का आपको सुनाऊं? नहीं मैम, संग्रह से आपकी जो आपकी फेवरेट कविता है। अच्छा ठीक। तो इस संग्रह में जो पहली कविता है उसका नाम है डॉटर्स, फॉर डॉटर्स, बेटियों के लिए। अच्छा, बेटियों के लिए ये पहली कविता का शीर्षक सुन के आप बिल्कुल ये मतलब ना निकालिएगा कि ये बेटियों के लिए ही लिखी गई है, क्योंकि इसमें 62 टॉपिक्स हैं, उनमें से एक ही कविता का नाम है फॉर डॉटर्स, बाकी दोनों बच्चों पे लागू होगी।
फॉर डॉटर्स। मैं भावानुवाद भी करती जाऊंगी एक एक स्टैंजा के बाद। स्पेल कास्टर माने होता है मैजिशियन, जादूगर। अगर हम कहते हैं कि ये लेडी डॉक्टर है, वो लेडी पुलिस वाली है, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि पुलिस वाला होना, पुलिस ऑफिसर होता है, डॉक्टर होता है, मैजिशियन होता है, कोई जेंडर नहीं होता। जेंडर तो मेरा और आपका है, बाय द वे, जो कि सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। सेक्स एक बायोलॉजिकल चीज़ है। हम मैन या वुमन पैदा होते हैं, आदमी औरत हम पैदा होते हैं, पर औरतें क्या काम करेंगी, आदमी क्या काम करेगा, उसको हम कहते हैं जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, जिसका हम खंडन करने की चेष्टा कर रहे हैं, समझाने के लिए मैंने कहा। तो अब ये स्पेल कास्टर माने मैजिशियन, ओके। फॉर डॉटर्स, माय स्पेल कास्टर, you are born anew with every wish you make every time. You are weak like a dry twig when you forget to mount your attacker's horse. And as beautifully life-giving when each morning you shine on the numerous saplings that look at your face for some worthy love. भावानुवाद सुनिए। मेरी जादूगर, तुम हर बार दोबारा उत्पन्न होती हो, दोबारा निर्मित होती हो, नई सी बन जाती हो, हर बार जब तुम अपने मन में एक नई विश को जगाती हो। और तुम उतनी ही वीक हो जैसे कि सूखी एक काड़ी होती है ना, जो डाल से टूट जाए, जो निर्जीव हो जाए, उतनी वीक हो जाती हो जब तुम भूल जाती हो कि तुम्हें अपने अटैकर पे ही तो, अटैकर के घोड़े पर ही तो चढ़ के उसका वध करना है। वध करना माने जायज मर्डर, वध नैतिक। एंड एज ब्यूटिफुली लाइफ गिविंग, और उतनी ही सुंदरता से लाइफ गिविंग बन जाती हो जब हर दिन सुबह तुम उन अनगिनत पौधों को देखती हो जो तुम्हारे फेस की तरफ मुखातिब हुए हैं कि उन्हें कुछ वर्दी लव मिले। वर्दी लव माने ऐसा प्रेम जो तुमको भी डिजर्व करता हो, तुम्हें वो मिलना चाहिए। कोई भी प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ कह करके पास आ जाए तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम की पराकाष्ठा कभी प्रतिदान नहीं चाहती, और जो प्रेम करता है वो कभी शैलो नहीं होता। ट्रू लव इज समथिंग जिसके बारे में शेक्सपियर अपने सोनेट में बात करते हैं तो कहते हैं, लव इज नॉट टाइम्स फूल। प्रेम समय में बेवकूफ बन जाने वाली या बना देने वाली चीज नहीं है। आगे सुनिए। स्टूपिड as stupid gets when you act like you are destined to be doomed. और तुम इतनी स्टूपिड हो जितना तुम्हें लगता है कि तुम हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बर्बाद होने के लिए तो पैदा हुई थी। एंड रोबस्ट लाइक अ विंट्री bonfire, और रोबस्ट हो, रोबस्ट माने जीवंत हो, एक विंट्री bonfire। bonfire माने जो अपन आग लगा के आजू बाजू नाचते हैं, गाते हैं, हम घूमते हैं, आलू आलू खाते हैं अपने गाँव में, दैट इज bonfire। तो bonfire की वो जो अग्नि होती है, जो ठंड में हमारे हाथों को ठंडा होने से बचाने की बड़ी सुंदर सी प्रक्रिया है, तुम उस bonfire की तरह शानदार हो जब तुम अपनी आत्मा से हर उस चीज को निकाल के फेंक देती हो जिसे याद करते ही तुम्हारे मुंह में एक गंदा सा स्वाद आ जाता है, जिसकी याद मात्र से। यू योरसेल्फ, तुम अपने आप की, माय लव, बेटा है तो बेटा, बेटी है तो बेटी, यू योरसेल्फ माय लव बी योर ओन इम्पैशन पैरामोर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। पैरामोर माने लवर। मैं कह रही हूँ कि तुम सर्वप्रथम अपने आप की बहुत ईमानदार प्रेमिका बनना, अपने लिए, अपने आप की। अपने आप से बड़ा प्रेम हम किसी और से कर नहीं सकते, और जो अपने आप से प्रेम करता है वो अपने आप को सेकंड पेडेस्टल पे नहीं रखता। You are your own top priority because you must be. Let everything that does not enrich your being become a chapter that does not for long last. तो याद रखो, जो भी चीज तुम्हें सशक्त और समृद्ध नहीं करती, याद रखो उसको ऐसा चैप्टर बनाना जो तुम्हारे जीवन में बहुत लंबा ना चले। My spell caster, मेरी जादूगरनी, to persist or to want to perish. अब डटे रहना है कि नेस्तनाबूद हो जाना है, ये तुमको तय करना है। For what we innately want forever reverberates deep inside. क्योंकि जो हम अपनी अंतरात्मा से चाहते हैं वो धड़कनों की तरंगे बन के हमारे जीवन को जीवंतता प्रदान करता है। In your perishing, तुम्हारे खत्म हो जाने में जो बहुत सारे अनगिनत दुनियाएं थी जो हो सकती थी वो बर्बाद हो जाती हैं। But when you persist, पर जब तुम डटे रहने की इच्छा शक्ति जगाती हो और डटी रहती हो, तो तुम्हारे थ्रू यू होप्स ट्रायम्फेंटली स्माइल। तो आशाएं जीत की मुस्कुराहट मुस्कुराती हैं। ये प्रथम कविता है।
ईमानदारी से प्लीज फीडबैक देते रहें, मुझे लगेगा कि हम डायलॉग कर रहे हैं, तो मोनोलॉग हो जाएगा। थैंक यू सर। मेरे को जो बुक आप लिखी है, जी। बुक पब्लिक बाहर भी मार्केट में या अदर जगह मिलेगा कि खाली आप अपने लिए नहीं, इसको हम अभी G20 समिट हो रहा है दिल्ली में, हमारे पब्लिशर उसका हिस्सा हैं, तो जैसे उनका काम समाप्त होगा वो इसको G20 10th को वाइंड अप हो रहा है, तो 11th या 12th के आसपास ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल होगी। इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों की सिर्फ इंग्लिश में है? ये सिर्फ इंग्लिश में है सर, ये केवल इंग्लिश में है, और हिंदी में मैं अलग कविताएं हैं मेरी, क्योंकि मैं तीनों भाषाओं में लिखती हूँ, छत्तीसगढ़ी में भी है। अपना तीनों में सुनाइए बस। तीनों में सुना है? संस्कृत भी सुनेंगे? क्या बात है। अच्छा सुनिए, एक पहले हिंदी सुनिए, अपनी बेटी को थोड़ा ब्रेक देते हैं, अभी तो सुनाते हैं राजा बेटा के ऊपर, ताकि जितने राजे बेटे यहाँ बैठे हैं उनको भी लगे ना उनके लिए क्या है। इसका मैं आपको अंश सुनाऊंगी, एंड आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे, आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैंने शरद को बोला था देखो बुरा मानने का तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। नहीं होता। बिल्कुल। तो ये मैं अपने घर के हर बच्चे को सुनाती हूँ, भाई का बेटा, बहन का बेटा, जिसका बेटा, दोस्त का बेटा, सुनना पड़ता है बच्चे को बेचारे, बिकॉज प्रेम में ही ऐसा आप कर सकते हैं, ना पे अधिकार होगा, बोल देंगे नो अधिकार, हम बोलेंगे ठीक है भाई साहब नमस्कार। छत्तीसगढ़ी में सुना है कि पहले हिंदी में? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो अपने, मुझे बड़ा गर्व हुआ जब सेंट स्टीफेंस में क्या था, हम लोग एक NGO चला रहे थे, सेंट स्टीफेंस और मिरांडा हाउस के बच्चे मिलके। आप लोगों ने सुना होगा सेंट स्टीफेंस का नाम, मिरांडा हाउस का नाम, तो ये दोनों सिस्टर इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। सेंट स्टीफेंस एक ज़माने में बॉयज़ कॉलेज था, और उसके ऊपर से मिरांडा हाउस हुआ, मेरा कॉलेज जहाँ से मैं हूँ, और ये दोनों कॉलेज के जो बच्चे हैं, अभी जो हमने शुरू किया था, पेंसिल नाम का एक NGO था, ईश्वर की दया से हम में से कोई रहे ना रहे, लेकिन जो हमारे जूनियर्स हैं, जैसे मेरे जो जिनको मैं कमान देकर आई, वो हटे तो वो किसी और को देकर आए होंगे। एक बड़ी अच्छी बात थी कि हम हटते जाएंगे लेकिन वो संस्थान वहीं रहेगा, और वो नॉर्थ दिल्ली में स्लम्स के बच्चों को एडुकेट करने की चेष्टा करता है। तो भाई साहब, अगर केवल आप किसी अनपढ़ बच्चे को एडुकेशन की बात करेंगे तो भाग जाएगा सर नोचता हुआ, तो कभी कभी हम उनको खेत चिल्ला के देते थे। एक आपको छोटा सा अंश सुना रही हूँ कविता सुनाने के पहले। जब हमने पहली बार रिक्शे वालों के और ऑटो वालों के और भिखारियों के बच्चों को बुलाया, और उनको हमने ना केक रखा था बीच में, उन्होंने जानवरों की तरह खाया, और हमको रोना आ गया, क्योंकि वो बच्चे जानवर के तो नहीं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में केक नहीं देखा था। और वो देखकर हमको बहुत अजीब लगा, क्योंकि हम उनको जज करने के लिए वहाँ नहीं जा रहे थे, उनको पढ़ाना चाहते थे। उनको पढ़ाते पढ़ाते कोमल, आपको पता है, जब उनको हमने 30वें दिन दोबारा वो केक ला के दिया, तो 30वें दिन 30th डे में, जो उनको पढ़ाते पढ़ाते हमारा 30th डे हुआ, हमने फिर केक मंगाया कि चलो 1 महीना जैसा तैसा कंप्लीट तो हुआ। हम बारी बारी स्लम्स में जाते थे। अच्छा, स्लम्स हमारे टारगेट थे नॉर्थ दिल्ली का स्लम, बिकॉज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है, आपने सुना होगा, नॉर्थ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस हैं, जहाँ पे SRCC, मिरांडा, सेंट स्टीफेंस, हिंदू राम जैसे सारे कॉलेजेस हैं। तो 30वें दिन भाई साहब, जो स्लम के बच्चे थे, जो पहले ऐसे छीन के ऐसे मुंह में खा रहे थे, उन बच्चों ने जिन्होंने एक पीस ले लिया ना, वो दोबारा जब उनको ऑफर किया गया तो कहते नहीं दीदी मैंने तो खा लिया है। ये कितनी विलक्षण बात है। सब माहौल, परिस्थिति और एजुकेशन का ही नतीजा है। और मेरा मानना है कि पावर आएगा जाएगा, पोजीशन आएगी जाएगी, कोनो नहीं पूछे कोनो लाई हाँ, सब बात कुल मिला के पोजीशन के होते। और मोला पर्सनली ये लगता है कि चाहे जो हो जाए, एडुकेशन से बड़े कोनो रिडीमर नहीं हुए। एडुकेशन ही एकमात्र वो चीज़ है, न चौर्यहार्यम, न राज्यहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, उससे बड़ा कोई धन ना है। और एक चीज़ जो मैंने बहुत क्लोजली देखी, क्योंकि सलमान खुर्शीद के बच्चे, सीताराम येचुरी का तो बेटा बहुत प्यारा दोस्त था मेरा, उन सब में एक कॉमन चीज़ थी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। हम सब मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के कुछ चेष्टा करते हैं तो कुछ बन जाते हैं, नहीं बनेंगे तो जो हाल है वो तो आप जानते ही हैं। मुझे ये लगता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, आपको पता है, वो संस्थानों को बर्बाद करते हैं। यहाँ पढ़ाई को देखिए, बहुत दुखद स्थिति है कि हमारे कॉलेजेस में, मैंने कवर्धा में पढ़ाया है 8 महीना अंग्रेजी, अपनी स्वेच्छा से मैं 9 कक्षाएं लेती थी। कोविड का टाइम था और मैं अपने बंगले से या कभी कभी प्रिंसिपल चेंबर से क्लासेस लिया करती थी। तो मैंने ये देखा है कि जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड थे ना, उनका प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा था कवर्धा में, जबकि कवर्धा
पॉलिटिकली वॉलेटाइल जगह थी, लेकिन उसका विपरीत मैंने कांकेर में देखा। कांकेर में मैंने ये देखा कि बच्चों को पता है जो पार्टीज होती हैं, कोई भी पार्टी हो, अभी की पार्टी हो चाहे अगली पार्टी हो, जो आपको दिग्भ्रमित करे, जो आपको बोले कि बेटा तू कॉलेज में जा, तू रैली में ना झंडा पकड़ के घूम लेना, वो अपने बच्चे को उसमें शामिल नहीं करती कभी। उनके बच्चे तो येल जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड, वो तो जा रहे हैं अलग अलग स्कॉलरशिप्स पे, उनके लिए तो पैसा भी है उनके पास। हमारे पास अगर विद्या भी नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? और मुझे गर्व होता है जब हम सेंट स्टीफन और मिरांडा का जो कोलैबोरेशन करके हमने ये एनजीओ बनाया था, इसका नाम था पेंसिल। तो पेंसिल का ये काम था कि वो स्लम्स के बच्चों को, जब तक बच्चे फ्री होंगे फिजिक्स ऑनर्स के, केमिस्ट्री ऑनर्स के, बायो के, जिस बच्चे का जो स्पेशलाइजेशन होगा भाई साहब, वो उस बच्चे को उन क्लासेस को उस तरीके से लेते। तो वहाँ पे जो हमारे कांकेर के जो एपीडी हैं, आदित्य प्रताप देव नाम के, आपने सुना होगा उनका नाम, आदित्य प्रताप देव कांकेर के जो महाराजा हैं, तो वो हमारे प्रोफेसर थे। वो हमको हिस्ट्री पढ़ाते थे। जब कोलैबोरेशन होता है दो कॉलेज के बीच में, तो यहाँ के प्रोफेसर वहाँ जाते हैं, वहाँ के इधर आते हैं। तो ईश्वर की कृपा से अच्छे लोगों का सानिध्य, संगति जिसे क्या कहते हैं, सत्संग जिसे कहते हैं, सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें कोई रेक्टिफाई करना, माने गलत चीज़ को अगर हम गलत राह पे जा रहे हैं तो कोई हमको सिखाए कि हम उससे बेहतर कैसे बन जाएं। इसीलिए गुरुओं का मेरे लाइफ में बहुत महत्व है, मेरे माता पिता का, मेरे गुरुओं का, जिनसे भी कुछ भी नया और अच्छा सीखने को मिला, जिसको हमने अपने जीवन में आत्मसात किया, तो उसको मेरा मन से प्रणाम है। अब मैं आपको कौन सी कविता बोली थी आपने भाई साहब? छत्तीसगढ़ी, हाँ, राजा बेटा दुलरवा। ओके, मैं ये कविता बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको उसका केवल 4 स्टैंजा पढ़ाऊंगी, एक आइडिया देने के लिए कि मैं किस प्रकार की चेष्टा कर रही हूँ। राजा बेटा, इसका नाम है राजा बेटा। राजा बेटा कई कई के लपरहा झन बनाऊ, प्यार करो फिर सर न चढ़ाओ, नहीं तो बड़ पछताऊ। राजा बेटा ला जेंडर इक्वालिटी के पाठ बने पढ़ाऊ, मया करो फिर सर न चढ़ाओ, बाद में बड़ पछताऊ। राजा बेटा कई कई के एंटाइटलमेंट झन बढ़ाऊ, मया करो फिर सर न चढ़ाओ, बाद में बड़ पछताऊ। राजा बेटा ला ग्रीडी होय से ग्रीडी माने लालची, राजा बेटा ला ग्रीडी होय से बारंबार बचाऊ, मया करो फिर सर न चढ़ाओ, बाद में बड़ पछताऊ। ये बहुत बड़ी कविता है, इसका एक छोटा सा अंश था जहां हम ये कहना चाह रहे हैं, एक सोशल मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो हमारे बेटों में और बेटियों में हम बचपन से उनको प्रारंभिक शिक्षा में, उनके रहन सहन में जो हम ही स्वयं फर्क करते हैं, वो ही बाद में एंटाइटलमेंट में तब्दील हो जाता है। और वो कोई भी माता पिता जो पढ़ा लिखा होगा, जो सजग होगा, वो इस काम को कभी अपने घर में नहीं होने देना चाहेगा। कई बार हमें अपने घर वालों से डटना और लड़ना पड़ता है, अड़ना पड़ता है, कई बार बहुत सुनना पड़ता है। राम मोहन रॉय को धक्का मार के कितने बार उनके माँ बाप ने निकाला, टैगोर जी ने क्या क्या नहीं सुना। आप और मैं अगर अपने माँ की एक बात न माने तो 4 पढ़ भी सकता है, लेकिन कोशिश निरंतर, अगर बात सही है तो मुझे लगता है कि हमें करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जातिवाद है, नारी हेटिंग चीज़ें हैं, विमेन हेटिंग चीज़ें को हम मिसोजिनी बोल रहे हैं। मिसोजिनी है, पेट्रियार्की है, जेंडर इनइक्वालिटी है, एंट्रेंच्ड है। एंट्रेंच्ड है हमारे मनोमस्तिष्क में इस तरीके से घर कर गई है कि कई बार हम क्वेश्चन भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट्सएप में आप और हम एक दूसरे को ना जोक्स फॉरवर्ड करते हैं। आधे जोक पति पत्नी पे होते हैं और वो हमेशा दिखाते हैं कि पत्नी तो तैयार हो गई थी, पति तो ऑफिस जा रहे थे। उसका आप इंटेंशन देखिए, हंस मैं भी लूँगी, पर उसका जो उद्देश्य है वो कुल मिला के यही है कि यही बताएं कि जो ब्रेड विनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए अगर वाइफ ब्रेड विनर बन गई तो आधे पति तो उसी में बौखला जाते कि अरे भाई साहब हमारे बराबर कैसे हो गई, नहीं हुई तो अलग गल आएंगे आप, और अगर हो गई तो आप बड़े संकोच में आ गए कि क्या करें। तो हमें इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं त्रुटियों का ईमानदारी से खंडन करना है। मैं अपने घर में निरंतर कोशिश कर रही हूँ। शलभ जिस परिवार से आते हैं, जिस परिवार से मैं आती हूँ, दोनों बहुत अलग अलग परिवार हैं। हर घर में, आपके और मेरे घर में कुछ बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत अत्यानुसी होते हैं, पर हर किसी को मुंह पे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे बोलने की बजाय अपनी पढ़ाई से, अपने बच्चों को पालने के सलीके से हमको सिखाना होगा कि हम इम्प्रूवमेंट की ओर अग्रसर हैं। मेरा ये मानना है। मैम, ये क्वेश्चन है आपसे, हाँ जी। हाउ विल यू डिफाइन अ पेन एंड अ पिस्टल अंडर वन रूफ? अंडर वन रूफ? Yeah. You talking about शलभ है ना? Yes. सी, मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो कभी
मेरी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते। उनका काम जो है वो उनका काम है, और उनको कविताओं में इंटरेस्ट नहीं है। वो एक्चुअली गन की बात करते हैं, वो एक्चुअली वो इंजीनियर हैं, उनकी चीज़ें अलग है। पर मुझे पर्सनली लगता है कि आप हमेशा देखिएगा ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। हम जो दो एकदम अलग अलग लोग होते हैं वो मिलके कुछ सुंदर सा हो जाता है, और इसीलिए हमें विविधता चाहिए। हमें अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में विचारों की विविधता चाहिए। जब मुझे कोई बोलता है, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं क्लास 8 तक छत्तीसगढ़ में थी, और फिर मैं 2016 में जब उनसे शादी हुई तो मैं यहाँ आई, और शादी करने के पहले हमने इनको कहा था कि अगर थोड़ा भी लालच वालच हो कि अपन तो IPS हैं, दो चार करोड़ कहाँ गए हैं टाइप की अगर बात हुई एग्जाम्पल, तो मैंने कहा था सिन्हा प्लीज बैक ऑफ। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि जब डांटती डपटती हूँ बिल्कुल बढ़िया से गाली वाली सुन लेते हैं। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति क्वालिटी में बिलीव करेगा। देखिए भाई साहब, हमारे बच्चे हमसे देख करके सीखते हैं। हमारा बेटा सीखता है हमसे कि बाप मेरी माँ से कितनी बदतमीजी कर रहा है, और मैक्सिमम बेटे वो सीखते हैं कि अरे बाप ने माँ को जड़ दिया, अपन ने उनकी बीवी लाएंगे जड़ने के लिए। तुम पागल तुमको बुद्धि नहीं है क्या कि तुम वही बेवकूफ़ी दोहराओगे जो तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे दादाओं ने दोहराई। और अगला बंदा वो होता है जिसको पता है कि जीना है तो सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो पेन और गन साथ में कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं कि गन को पेन से पंगा नहीं लेने का होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई राइट व्हाट आई राइट, उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, और उनके काम को, सबसे अच्छी बात, वो अपने काम को घर के बाहर छोड़ के आते हैं। तो हम कभी भी उनकी पुलिसिंग की बात या उससे रिलेटेड काम वो सब हम नहीं करते हैं। हमारा जो अपना टाइम है, हमारी बच्ची की परवरिश पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है जब मेरी बेटी कभी कभी आईगिरी नंदिनी के पहले 4 श्लोक बिल्कुल बिना रुके, अभी 3.5 साल की नहीं हुई है, तो जब वो बोल देती है ना, तो लगता है कि कुछ तो ठीक करने की चेष्टा कर रही हूँ। अपनी बात को रखते हैं, उसमें कलम जी का कितना सपोर्ट रहता है, कहीं उनका ऐसा नहीं रहता कि अब क्या हम गलत बोल रहे हैं, क्या करके जाएगा, तो समाज को तो उसका पीछे प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है भाई साहब? जो आप खुले विचार से बात करते हैं, जी, तो उसमें कलम जी का कोई रहता है क्या? नहीं, शलभ जी का अगर कुछ रहता ना तो ऐसा आदमी पति नहीं बनता ना भाई साहब। नहीं, उनका सपोर्ट, जवाब अलग है, आपका जवाब अलग है। जी। देखिए, मुझे लगता है कि लिटरेचर लाइफ को समृद्ध बनाता है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, और हर प्रकार का विषय, हर प्रकार का डिसिप्लिन माने मैं वो उठने बैठने के टाइम टेबल की बात नहीं कर रही हूँ। आप ह्यूमैनिटीज़ के हो सकते हैं, मैं साइंस की हो सकती हूँ, कोई कॉमर्स का हो सकता है। हम जब तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना नहीं सीखते, हम साथ में एक परिवार की तरह रह नहीं सकते। और अगर मैं आपकी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करती, अगर मैं नहीं बोलती, कोई मुझे पूछता है ना, अरे आप छत्तीसगढ़िया हैं, आप तो लगती ही नहीं, आपने बिंदी नहीं लगाई, तो मैं कहती तुम्हारे पति का मंगलसूत्र पहन के घूम रहे चारों तरफ बताते हुए, देखो मैं ये वाले का उसका, व्हाट इज दिस? मतलब आप जो मुझसे चाहते हैं, तो मेरा भी वो पूरा अधिकार है कि मैं आपसे वो चाहूँ। तो जिस दिन शलभ रिंग नहीं पहनते, हम कोई रिंग नहीं पहनते। कहने का मतलब ये है कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जिसको चुना है लाइफ में, अरेंज मैरिज में चाहे लव मैरिज में, कुल मिलाकर के मेरे एक अंकल है वो कहते हैं, नो मैटर हाउ यू मैरिड, वेदर इट वॉज लव मैरिज और वेदर शिल्पा इट वॉज अरेंज मैरिज, you never choose right. मिलना नहीं चाहिए। अगर अधिकार मुझे आपसे मांगना पड़ेगा भाई साहब, तो अधिकार तो मेरे पास वैसे ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ भाई साहब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। जब ये RSD बन के सुकमा गए, सुकमा में हम अपनी शादी के 1-2 साल बाद ही सुकमा पदस्थ हुए। ज्योति मौर्य और वो मौर्य जी जो है उनकी, मैं इसको लिंक करूँगी इस चीज़ से। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, एक बार शलभ पालोटी जा रहे थे IG साहब और SP साहब के साथ। मीडिया ने रन करना शुरू कर दिया भाई साहब कि अधिकारियों की जो गाड़ी थी वो ब्लास्ट हो गई। जिस गाड़ी में वो जाने वाले थे वो एक्चुअली ब्लास्ट ऑफ हो गई थी, और उसमें हमारे 8 से 9 CRPF के जवान शहीद हुए थे। बहुत दुखद था वो समय। और शलभ ने मुझे हमारा घर, आप समझिए कि हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं, वो भी मैं, उनके लोग 80 साल पहले बिहार से यहाँ आ गए। मेरे तो 150 साल से ऊपर से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी तो सब यहीं पे सबकी पैदाइश है।
तो पूरे घर वालों का फ़ोन आने लगा, बड़ा नेगेटिव। मैंने कोई न्यूज़ देखा नहीं था, पर जब मैंने टीवी ऑन की तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ था। और वो लिख रहे थे कि जो लोग थे अधिकारी वो शहीद हो गए। धोखे से चल गया होगा, कई बार हो जाता है ना, अपन धोखे से कुछ न्यूज़ चल जाता है। पर आप सोचिए उस वक्त वो परिवार पर क्या बीतती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मेरा हस्बैंड है नहीं, वो वही गया है जहाँ पे आप ब्लास्ट बता रहे हैं, और 2 दिन बाद शरद मेरे पास आया है। तो वो 2 दिन कैसे कितने भारी रहे होंगे आप समझ सकते हैं। ज्योति मौर्य और अनूप मौर्य की बात, अब आप सोचिए नूह में कुछ होता है, मणिपुर में एक लेडी को नेकेड परेड कराते हैं, गैंग रेप होता है, उसके बारे में हम बात करने से कतराते हैं। अगर हमारा बाप होता है बेटा तू तो बबुआ है, तू दहेज लेकर आना, तो लड़का क्या बोलेगा, लड़की को जिसको पसंद करता था, अरे मैं थोड़ी ना मांग रहा हूँ डार्लिंग, मेरा बाप मांग रहा है, तुम्हारे लिए तो है। अच्छा, बुद्धि दे रहा है, किस बात की बुद्धि दे रहा है? हम जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनसे बात करने में कतराते हैं, और हमको ज्योति मौर्य और अनूप मौर्य की पड़ी हुई है। अगर किसी औरत ने भाई साहब अपने आदमी को छोड़ने की ठानी है, तो वो कोई पागल नहीं होगी कि वो बिना वजह छोड़ने का सोचेगी। कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आशीष येचुरी का, मैंने कहा था, उसने कहा कि एक घर में जहाँ माँ बाप तमीज से आपस में रह ना पा रहे हों, मेरा सर फट रहा हो, उससे कहीं अच्छा है कि माँ ने दूसरी शादी नहीं की, अंकल ने दूसरी शादी की। बट आशीष माई फ्रेंड वुड से आई एम सो मच हैप्पी, बिकॉज अब मैं जब जाता हूँ मम्मी से गाली खाता हूँ तो पापा के पास जाता हूँ, पापा से गाली खाता हूँ तो माँ के पास जाता हूँ। तो हमारा देखने का दृष्टिकोण है। और ज्योति मौर्य क्या करें क्या ना करें, अच्छे आदमी को छोड़े चाहे गंदे आदमी को छोड़े, वो डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते भाई साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि वो हमारी पर्सनल लाइफ है। मैडम जी, गांधी विचारधारा से आप कितना प्रभावित हैं? बहुत प्रभावित हूँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मजबूती का नाम महात्मा गांधी, हमारे प्रोफेसर कहते थे पुरुषोत्तम अग्रवाल। और ये मेरा मानना है कि बहुत आसान है, कोई आपको उत्तेजित करे, कोई आपसे बदतमीजी करे और आप एकदम तैश में आके 2-4 जड़ दें, वो तो कॉमन मैन कर देगा। उत्तेजित ना होते हुए विवेक का इस्तेमाल करके जवाब देना गरिमा की बात है। और मेरी माँ कहती है कि गरिमा के अनुरूप क्रोध भी तुम पात्र देखकर करो, हर कोई क्रोध करने के योग्य नहीं है यहाँ पर। उनका कहने का मतलब ये है कि हमको हर किसी ऐसे व्यक्ति पे जो हमको उत्तेजित करके हमको कुछ अगर नेगेटिवाइज करने की चेष्टा कर रहा हो, मैं तो आपसे वही कहूँगी जो मुझे कहना है, मैं दिग्भ्रम के विचलित नहीं होना चाहती। मैडम जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, कभी आपको राजनीति में मौका मिला तो क्या आप राजनीति में आएंगी? भाई साहब, मैं बस लिखना चाहती हूँ, मैं केवल और केवल ईमानदारी से लिखना चाहती हूँ। और मुझे याद है जब आपने पूछा था भाई साहब किसी ने आपने पूछा था वाइट फॉर्मल शर्ट वाले भाई साहब ने, रेड फोन, यस, आपने कहा था कि शरद को आपत्ति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। शुरू में हुई उनको आपत्ति, बेसिकली हर आदमी इंडियन पुरुष है, इंडियन महापुरुष है, तो थोड़ी बहुत आपत्ति कर लेता है, और जब बीवी आपत्ति करती है ना तो दिमाग एकदम ठीक हो जाता है, फिर वो आपत्ति नहीं करता है। मैम एक सवाल आपसे, आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में ये पुरानी कहावत, पुराना प्रचलन चल रहा है कि औरत ही औरत का दुश्मन होती है, एक सास एक बहू की होती है, एक बहू एक सास की होती है, इसका मेन जिम्मेदार कौन है? आदमी। इसका मेन जिम्मेदार है आदमी। बताती हूँ भाई साहब कैसे। नहीं, मैं बता रही थी आपको भाई साहब, जैसे अगर सास बहू से बदतमीजी करे, बेवकूफ़ी करे या कुछ भी करे, तो वो बेचारी पेट्रियार्की के बड़े से व्हील में, शी इज अ कॉग इन द व्हील। अच्छा, जब बेटे को बोलते हैं कि बेटा, मान लीजिए मैं इनको, मतलब ये कोमल मेरी पार्टनर है, मैं इनको पसंद कर रही हूँ, कोमल लड़की है, मैं लड़का हूँ, और अब कोमल आई लव यू, लेट्स गेट मैरिड, एंड कोमल इज वेरी हैप्पी, मुझे क्या जानती, लेट्स गेट मैरिड, फाइन, एंड वी आर अबाउट टू गेट मैरिड। अब मैं कहती हूँ कि कोमल, मेरा बाप जो है यार, बड़ी अजीब बात है, पैसे मांगे, तुम दे दो, दिलवा दो, आखिर हमारे घर में तो रहेगा। और फिर मैं बोलूँ कि मैं तुमसे शादी तभी कर पाऊंगी, तुम दहेज दोगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। तो क्या तुमने डेटिंग अपने बाप से पूछ की थी? तब तो नहीं की थी, तब तो आपके संस्कार, उसूल सब बड़े खुले आदर्श, खुले विचार, सब कुछ था। और जब एक स्टैंड लेने की बात आती है, देखिए भाई साहब, स्टैंड लेने वाले आदमी बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसीलिए वो बहुत बिरले होते हैं। और मैंने ना एक कविता लिखी है, अगर आप सब लोग प्लीज़ मुझे अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको ना एक कविता सुनाना चाहती हूँ। उसमें मुझे जजमेंट नहीं चाहिए, आप मुझे मेरी कमियों को जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, दिल से मुझे अच्छा लगेगा। किस चीज़ का कंप्लीट नहीं किया भाई साहब? हाँ, कैसे होता है, सॉरी, हाँ, आदमी कैसे होता है। तो जब वो ये कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है,
दुश्मन कैसे है भाई साहब, उसको आपने विधिवत तरीके से समझाया। पहली बात, आपकी बीवी अगर आपको सामने बोले, आपने बोला अरे कैसा ये, आपने फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में जोक्स फॉरवर्ड किए, मिसोजिनिस्टिक जोक्स आपने किए, मैंने किए, 4 आदमी बैठ के हा 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 बोल के हंस लिए। अगर वही जोक आपकी बीवी आपके मुंह पे मारेगी सही सभा में, अब बाद में जाकर उसका बैंड बता दीजिएगा कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अच्छा, मैंने ये देखा है रियली हमारे घरों में, मैंने ये नोटिस किया है जनरली हम सबके घरों में, कि जो लड़का वैसे बड़ा पत्नी प्रेमी है, डेडिकेटेड, गुड बॉय, लवर बॉय, वो अपने माँ बाप के आते ही माचो हाथी बनना चाहता है। अरे मैं तो कुछ नहीं इसकी हेल्प करता, अरे फालतू है, नहीं बिल्कुल नहीं करता। वो करता है लेकिन उसको वो शो करना है कि मैं इसको पैम्पर नहीं करता। तो एक बात बताइए, क्या अपनी पत्नी को पैम्पर करना गलत होता है? अगर आप दूसरों की पत्नियों को पैम्पर करेंगे ना तो चुल्लू का पानी लेके डूब के मर जाइएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई साहब? द पॉइंट इज, जिसको अपनी लाइफ की वैल्यू होगी, उसको अपने घर में रहने वालों की भी वैल्यू होगी। आप वैल्यू एडिशन करेंगे उनकी लाइफ में, ना कि गिरावट लाएंगे। तारीफ होनी तो चाहिए। नहीं, तारीफ नहीं चाहिए, झूठी तारीफ किसको चाहिए? कोई पागल थोड़ी ना, पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, जो ज़्यादा तारीफ करे वो भी आपको अपने हिसाब की बातें बोलवाना चाहता है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। जहाँ पे आप सार्थक संवाद कर सकते हो, जहाँ आपको सच में लगता हो कि मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बेटी अगर दिल में है तो विल में क्यों नहीं है? मेरा अगर एक बेटा है, एक बेटी है, और मेरे पास अगर एक रोटी है और मैं बोलूँ कि इसको बस दहेज दे के भगाओ, पूरी रोटी पे अधिकार केवल मेरे बेटे का ही, क्या मतलब हुआ? हमारे तो लॉ में भी है ना कि अब बराबरी का अधिकार है कानून में। अगर आप देखिए हमारे घरों में अगर कोई बेटी बोल दे कि मेरे 4 भाई हैं, 2 बहनें, को हिस्सा दो, वो राखी हमारा बंद कर देगा, उससे मत बदलवाओ, क्या फर्क पड़ता है? मैडम, और आप रिश्ता तो बेटा ही दिया ना, आप नहीं पूछेगा, गलत बात। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर कोई देखिए, सामाजिक त्रुटि होती इसलिए है क्योंकि अगर देखिए कभी लड़की के माँ बाप लड़के को जला के मार नहीं देते भाई साहब। दहेज की प्रताड़ना लड़का नहीं झेलता, क्या कहते हैं, फप्तियाँ ताने लड़का नहीं झेलता। आप चाहते हैं, अच्छा अगर लड़की शादी करके आपके माँ बाप के साथ रहे तो वो बढ़िया अच्छी वाइफ है, और अगर हम बोले कि लड़के तो हमारे घर आ जाओ, वो घर जमाई बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वो घर बहू बन गई, आपको अच्छा लगा, आप घर जमाई नहीं बन सकते। तो क्योंकि बहुत दोगले हैं कहीं ना कहीं, और अगर हम ठीक करने की चेष्टा करेंगे तो उसको हम जज करेंगे, क्योंकि हमने जो देखा नहीं उनको गलत लगता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई साहब? कभी-कभी मैं तो विवाहित तो नहीं हूँ, लेकिन एक अनुभव मेरा बताता है कि हम जैसे शादी होकर के लड़की जैसे घर में आई है तो उनको हम अपने परिवेश में ढलाने के लिए देखते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंजेस्टेड होता है। देखिए ना, ढलना चाहिए किसी और के परिवेश में, ना किसी और को ढालने की चेष्टा करनी चाहिए, है ना? उनको ढल जाए तो अच्छी बात है। नहीं, मत ढलिए ना, आपको जो सही लगे करिए। आप वो करिए जो आपको प्रेम में करना है, आपको जो अच्छा लगे, जो सम्मानजनक लगे वो करिए, पर अगले से अपेक्षा भी उसी चीज़ की करिए जिस अपेक्षा पे आप स्वयं खरा उतर सकते हैं। आपको लॉयल्टी चाहिए, आप लॉयल रहिए। आपको सम्मान चाहिए, आप सम्मान दीजिए। आपको घर बहू चाहिए, आप घर जमाई बन जाइए। और अगर आप नहीं बन सकते तो इसको ऑकवर्ड नहीं करिए। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। और औरत की दुश्मन नहीं होती है। मेरी पहली बार मैंने ऐसा था कि पुरुष महिला को सम्मान देते जाते हैं, लेकिन उसको वो सम्मान ज्यादा आ जाता है। नहीं, देखिए क्या है जो आप लोग बोल रहे हैं ना, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने हर महिला सशक्तिकरण की बात को जोक ही बना लिया है भाई साहब। अब एक सवाल था, फेसबुक में देख रहा था कि हर सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। तो जैसे रामदेव बाबा, सलमान खान, ये लोग तो इस सफलता की पूंजी पे, तो ये कैसा मैडम? फेसबुक पे जवाब देना मुझे तो उस पर थोड़ा नहीं, वो तो आप जवाब देंगे भाई साहब। देखिए, सफलता या असफलता हमेशा एक कलेक्टिव एंडेवर होती है, और हम जिनके साथ उठते बैठते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पे हमेशा पड़ता है। तो हम क्या बने हैं, कहीं ना कहीं हम पढ़ते थे साइकोलॉजी में कि पर्सनैलिटी इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी तो मेरे माँ बाप से मुझे मिलेगी, लेकिन मेरा परिवेश तो मेरी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, हम सब अलग अलग माटी के कहीं ना कहीं बने हैं, और हमारी सोच का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैडम जी, सफलता असफलता दोनों के ऊपर दोनों के ऊपर औरत दोनों में आती है, मैम ये कहना चाह रहे हैं। नहीं तो दोनों पे दोनों पड़ता है। नहीं तो पीछे और आगे की बात नहीं है, दोनों साथ में खड़े हुए हैं, दोनों साथ में खड़े हुए हैं। और आप अगर अपने घर में अपनी माँ का सम्मान करते हैं तो आप बीवी का कभी अपमान करेंगे ही नहीं। और अगर घर परिवार में जिसका परिवेश डेमोक्रेटिक परिवेश रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, वो बाप ने बता दिया और बेटे को मानना पड़ेगा, तो वो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है।
यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे, आदमी, औरतें, बच्चे, लड़के, संस्कार अलग चीज़ है भाई साहब। पढ़ाई लिखाई की मैं बात कर रही थी। संस्कार तो खैर माँ बाप देंगे ही, और देना दोनों की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। मैडम जी, आप इतने पढ़े लिखे, बहुत हायर एजुकेटेड हैं, आप एक्चुअल में बनना क्या चाहते थे? देखिए, मैंने यूपीएससी के थ्रू मेंस लिखा, मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ भाई साहब जी। तो मेंस जब नहीं क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद हमने फिर अपनी लेखनी पर ही काम किया जी। मेरा, जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश में मेजर्स है मेरा, और मैं अब पब्लिशिंग कराऊंगी, तो मेरे जर्नल्स जो है वो दिल्ली में पब्लिश होते थे। पहली बार ऐसा है कि छत्तीसगढ़ से मैं कुछ लॉन्च कर रही हूँ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आज की युवा जनरेशन को? हो गया, आपको क्या जवाब नहीं मिला भाई साहब? रेड वाले आप सब ब्लू वाले। नहीं, ये तो बस देखिए कहने की बातें हैं। आपके यहीं पे ही इंदिरा गांधी भी हैं, यहीं पर शीला दीक्षित भी हैं, मीरा नायर भी हैं, यहीं पर वो औरतें भी हैं जिनको आपने देखा है नूह में और मणिपुर में, और यहाँ भी कई बार जो चीज़ें होती हैं, रेप्स क्यों होते हैं, और हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं उसने चाउमीन खा लिया, उसका अजीनोमोटो ने दिमाग खराब कर दिया और रेप हो गया। कितनी घटिया चीज़ है, कितनी निकृष्ट, शर्मिंदगी की बात। हम ही लोग सीटियाँ मारते हैं लड़कियों पे, और हम ही कहते हैं कि लड़के कितने गंदे हैं, और जब मेरा बेटा सीटी मारता है तो कान ऐंठने की बजाय अगर मैं बोलूँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, समझाने का भी एक तरीका होता है। सामाजिक दायित्व नाम की कोई चीज़ होती है, और हम सब कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड को दर्शाते हैं अपने व्यवहार से, हम सब। और इसीलिए मैंने कहा था, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने शलभ को बताया था, वेरी नाइस गाय, पढ़ने में अच्छा, लेकिन उसके पिता ना उसकी माँ को मारा करते थे, बहुत मारते थे, और इतना घटिया परिवेश था उनके परिवार का। लड़का पढ़ने में अच्छा था, SRCC का टॉपर था वो, कॉमर्स में। तो वो मुझे कहता था कि पांडे, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं अपने बाप की तरह घटिया आदमी नहीं बनूंगा। भाई साहब, इसका विपरीत अक्सर होता है। पता है अक्सर क्या होता है कि अगर बाप मार रहा है तो बेटा सीखता है कि मेरा बाप तो मारता था ना माँ को, मतलब मारना बीवी को तो अच्छी चीज़ है, मर्दानगी की बात है। मर्दानगी की बात पे एक कविता है, मेहरारू लिखा है मैंने, क्योंकि मैं डॉगी लिखना नहीं चाहती थी। तो आप सुनिए। चूड़ी सिंदूर कंगन बाली झुमका और मुस्कान है, बने असन मानुष के घर महरारू वस तभिच्चे तो मान है, आओ जो पी के घर आके गरजे जीवन तब शमशान है, मर्द वही जो हाथ न छोड़े नामर्दी गुमनाम है, करधन बिंदिया पायल काजल बेमानी गर गुम मुस्कान है, नेक पुरुष के नारी अस्तक पक्का बड़ अभिमान है, और जो सच्चा साथी ना हो ओकर जीवन मरण दोनों आम है, मर्द वही जो छुए प्यार से नामर्दी गुमनाम है। ऐसा होता है कि अमूमन जैसे कविता लिखने चालू करता है तो ऊपर के मतलब तो मुड़ी तो दिखा देते, लेकिन ऊपर धड़ बच जाए अगर वो तापमान के सिखा दी, वो तो लिखते लिखते आते हैं, वो कर देना नहीं है, अच्छा वो प्रैक्टिस है हुई ना। मैडम जी, ये जो कविता है ना मैम, मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे महिला थाना में लगाया जाए, क्योंकि दहेज प्रथा का जो मामला हर एक घंटे में महिला आता है थाना भाई में साहब, आता है। और मैं ये भी देखता हूँ कि वो महिलाएं न घर के रहती न घाट के रहती है। अच्छा देखिए, जो महिलाएं घर की ना घाट की रहती है ना, उनका एक मेरी सहेली IPS है मिरांडा हाउस की, गुजरात काडर में पोस्टेड है, तो वो कहती हैं कि हमने शिविर लगाया था डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, कि उसको हम कैसे कम करेंगे, कोई ग्राम में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, गुजराती बड़े रईस लोग हैं, आप जानते हैं, गाँव में हो चाहे कहीं भी हो, डायमंड मर्चेंट्स हैं। तो वो बता रही थी कि ये महिलाएं खुद जिनका व्यापार है, जो महीने के 1.5 लाख 2 लाख कमाती हैं भाई साहब, ये भी महिलाएं जब थाने आती थी बात करने, मतलब वो थाने वालियों से, जो पुलिस वाली अपनी ऑफिसर्स थी, वो उनसे पहली माने दोस्ताना था उनका, बात होती थी, वो सहजता से अपनी पक्ष को रख सकती थी। पर उनको ये कहना था आकर के थानों में कि देखिए मेरा पति मुझे ऐसा मारता है, यहाँ पे काला काला निशान है, इसको फाउंडेशन से छुपा रही है, लेकिन वो ये कह रही है कि मैं ना FIR नहीं करूँगी, आप इसको आके धमका दो। सुनिए, पुलिस वाले गुंडे नहीं होते हैं कि आप बोलेंगे वो आके धमका देंगे। उनके पास, सोचिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके पास जब फाइनेंशियल पावर है, जो 1.5 लाख महीना कमा रही है, उसको भी डाउट है कि वो अगर जा करके थाने में लिख देगी तो उसकी शादीशुदा का क्या होगा। चीज़ नहीं कि अगर मैंने रिपोर्ट कर दी तो शादी तो मेरी खत्म हो गई। उसका दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा है कि शादी बहन तुम्हारी ऑलरेडी खत्म हो गई। जिस दिन उसने तुमको मारना शुरू किया ना, वही तुम्हारी शादी के अंत की शुरुआत थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कई बार हमारे पास पैसे होते हैं, हम पैसे वाले होते हैं, फिर भी हमें समाज से लड़ने की इच्छा नहीं होती, इच्छा शक्ति नहीं होती। हमको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे से बड़ी बीमारी कुछ नहीं है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे सेंट स्टीवन जाते थे, जो बच्चे टॉप 5 में आते थे, उनके लिए स्पेशल वहाँ पे सम्मान का करने का एक तरीका हुआ करता था। जब मैं गई थी तो हमारे कॉलेज में छत्तीसगढ़ से 3 लड़कियाँ थी, एक त्रिपाठी थी, प्रतीक्षा, एक मैं थी और एक जो विद्याचरण शुक्ल की फैमिली है उनकी बेटी थी शुभांगी। तो शुभांगी और मैं बैचमेट्स थे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस समय भी केवल 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर, क्योंकि अभी भी देखिए फॉर एग्जाम्पल जब मेरे माता पिता को कहा गया जब आर्ट्स ही पढ़ाना है तो क्यों दिल्ली भेज रहे हो, यहाँ की मानसिकता को अगर वो मानते तो उनकी बेटियाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती। वो भी दहेज बनाते, दहेज बना के किसी को दे देते और सोचते कि दहेज बना के दे दिया अब शादी बढ़िया चलेगी। दहेज देने के बाद भी, करोड़ों देने के बाद भी लोग जलते हैं, मरते हैं, ख़त्म होते हैं। जिनमें स्वाभिमान पूर्वक अपने लिए एक स्टैंड लेने की क्षमता ना हो, उससे बड़ा कोई अपड़ हो नहीं सकता, मेरा ये मानना है। अधिकांश देखने को मिला लड़कियां खबरों नहीं देखती है शादी के लिए, नहीं देखती है शादी के लिए, हाउस हस्बैंड के लिए नहीं, मेरी कुछ सहेलियों ने शादी की है भाई साहब जिन्होंने हाउस हस्बैंड नहीं चुना। जो किताब का लॉन्च जो हो गया था मुख्यमंत्री जी के हाथों में, आई गिफ्ट यू अ रेनबो, उसके बारे में हम बात करने के लिए एकत्रित हुए थे। इस किताब में 62 कविताओं का संग्रह आपको मिलेगा और इनका शीर्षक जो है, इसमें जो रेनबो शब्द आता है उसका मतलब ये है कि इसमें हम हर रंग की, हर ह्यू की, हर कलर के इमोशंस को दर्शाने की चेष्टा कर रहे हैं अंग्रेज़ी के इस कविता के संग्रह में जिसका नाम है आई गिफ्ट यू अ रेनबो। ये दिल्ली के पब्लिशर BR पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश की है, क्योंकि मेरा दिल्ली से पुराना नाता है, मेरा कॉलेज एंड स्कूल, मिरांडा हाउस सब दिल्ली का था, तो मैं चाहती थी कि हमारे पब्लिशर दिल्ली के ही हों, तो उन्होंने पब्लिश किया है। और ईश्वर की कृपा से जिस गांव से ये इस किताब का जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे ननिहाल का गांव है, मर्रा। कितनी कविताओं का संग्रह और कितना वक्त लगा लिखने? इसको मैंने हमारी बिटिया के पैदा होने के पहले 7 महीनों में लिखा और 62 कविताओं का संग्रह है जो सामाजिक संदेश देती हैं, लैंगिक समानता का और पेट्रियार्की को स्मैश करने की बातें करती हैं, स्टीरियोटाइप्स का खंडन करती हैं। आम जनता को किस प्रकार से मिल पाएगी किताब? आम जनता को किस प्रकार से मिल पाएगी? ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी आपको, 12 तारीख के बाद आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगी। मैडम, इसमें खास महिलाओं के लिए क्या छुपा है? इसमें महिलाओं के लिए स्वाभिमान और उनको सशक्त करने वाली बातें मिलेंगी जो हर हाल में उनको किसी भी स्थिति से जूझने का एक साहस प्रदान करेंगी। हम में से हर किसी के लिए हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि ये केवल किताब महिलाओं के ही लिए या बच्चियों के लिए लिखी गई है। मैम, ये क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को जो एक स्टीरियोटाइप लाइफ जी रहे हैं, भले वो लड़का हो या लड़की हो, जी, उन लोग एक मानसिकता के साथ जी रहे हैं, एक मेंटालिटी बना लिए एक सोशल मीडिया या मीडिया या व्हाटएवर मूवीज़ के कारण, जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक परिवार के लिए, एक अच्छे सुखी जीवन के लिए? सुखी जीवन के लिए, जीवंतता के लिए, खुशनुमा ज़िंदगी के लिए केवल और केवल एक संदेश है मेरा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर का, हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे देश का हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करे और वो रियलाइज़ केवल और केवल बुद्धि के दम पे किया जा सकता है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जातिगत बातें सुनती हूँ या जब मैं मिसोजिनिस्टिक बातों को सुनती हूँ। मिसोजिनिस्टिक बातें माने नारी हेटिंग बातें, ऐसी बातें जो नारियों को तुच्छ दिखाने या उन पे SMS जोक्स और उनकी चीज़ों को वायरल आप करेंगे हंसने के लिए। अब यहाँ ऐसे कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने पृष्ठभूमि को दर्शाता है। जो मैं कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं, अगर हम जेल कर रहे हैं, अगर हम किसी बात की समीक्षा करना चाह रहे हैं तो आप कितने ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम और आप भी समझ जाते हैं। तो इस किताब के थ्रू मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा बेटी में जो व्यक्ति फ़र्क नहीं करेगा वो अपनी औलाद को परवान चढ़ते देखेगा शिक्षा के बल पे, और शिक्षा से बड़ा कोई रिडीमर नहीं होता, जो मैं मन से मानती हूँ। मैडम, अपना परिचय। जी नमस्कार, मैं हूँ जानवी पांडे। मैं छत्तीसगढ़ की ही बेटी हूँ। ब्राह्मणपारा मेरा ददेहाल है रायपुर का, एंड मोहन नगर दुर्ग मेरा ननिहाल है। मर्रा के जिस गांव से CM साहब ने, माननीय CM साहब ने और माननीय HM साहब ने जो मेरी किताब का विमोचन किया वो मेरे ननिहाल का गांव है, जहां 8वीं कक्षा तक मैं हटवारा में होली खेलने जाती थी। थैंक यू।